आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज वीडियो के इस पार्ट में मैं आपसे सुप्रीम कोर्ट का एक रिपोर्टेबल जजमेंट शेयर कर रहा हूं, जिसमें कि आईपीसी की धारा 406, 420 और 120 बी ये जो एफआईआर की गई थी उसको रद्द कर दिया गया है और जो एफआईआर थी उसको क्वैश कर दिया गया है। साथ ही ये जो मामला है ये अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये जजमेंट ऐड कर दूंगा। रिपोर्टेबल जजमेंट है तो अगर हमारे कुछ वकील साथी अगर उसको कहीं प्रस्तुत भी करना चाहते हैं प्रस्तुत कर सकते हैं। जो लोग जानकारी के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं वो जजमेंट को पढ़ सकते हैं, उससे उनको भी जानकारी होगी। साथ ही ये जो जजमेंट है ये विजय कुमार घई एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अदर्स के नाम से है। क्रिमिनल अपील है 463/2022 इसका अपील नंबर है। और साथियों इस केस की सबसे पहले मैं आपको स्टोरी शेयर करता हूँ, उसको बताता हूँ कि आपको सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पे आईपीसी के सेक्शन 406, 420 और 120 बी इसको क्वैश कर दिया, इसको रद्द कर दिया। साथियों हमारे यहाँ हमने देखा है कि हमारे यहाँ जितने भी मुकदमे दर्ज होते हैं 420 के, 420 और 406 ये कुछ धाराएं ऐसी हैं कि अमूमन हर किसी को लगता है कि जहाँ हमने कहीं किसी से कोई एग्रीमेंट किया है या फिर हमने कहीं पे किसी को पैसा दिया है, सामने वाला एग्रीमेंट का पालन नहीं कर रहा है या फिर पैसा नहीं लौटा रहा है या फिर ऐसी कोई बात हमारे और उसके बीच हुई है, वहाँ पे अगर उसका पालन नहीं हुआ है तो वहाँ पे उसने उसको धोखा दे दिया और वहाँ पे 420 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और कई सारे मामलों में पुलिस दबाव में इस तरह का मुकदमा दर्ज भी कर लेती है। लेकिन साथियों 420 का जो मामला है वो इतनी आसानी से दर्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको जो इंग्रेडिएंट है वो मैच नहीं होते हैं बहुत सारे केस में। इसी प्रकार से एक है धारा है 406। 406 को इंग्लिश में डिफाइन किया गया क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो साथियों एक ये भी धारा है, इसको भी जोड़ दिया जाता है। 406 की धारा में 3 साल तक की सजा या जुर्माने से दंडित किया जा सकता है और जो 420 की धारा है उसमें 7 साल तक की सजा और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है जो भी आरोपी है। और 120 बी जो है वो षड्यंत्र करने के लिए होती है, कॉन्स्पिरेसी के लिए होती है। ये जो धारा होती है ये जो मूल धारा होती है उसमें जितनी सजा होती है, जिस बात के लिए आप कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, जो जिस बात के लिए उसको में बताया गया है कि जो इसमें इतने साल तक के लिए सजा होगी, वही धारा 120 वही सजा 120 बी में होती है। तो साथियों इस केस की स्टोरी में आपसे ब्रीफ करता हूँ। साथियों ये कंपनी थी, ये प्रिंकनिट रिटेल्स लिमिटेड के नाम से कंपनी थी। ये स्टैब्लिश हुई थी 2007 में और इसका जो व्यापार था वो अपैरल कपड़ों का व्यापार था और जो रिटेल स्टोर होता है उसमें कंपनी व्यवसाय किया करती थी। साथियों ये जो कंपनी स्टैब्लिश हुई थी ये 2002 में स्टैब्लिश हुई थी और इसका नाम 2007 में चेंज कर दिया गया था। इसके बाद साथियों ये जो कंपनी थी ये कंपनी व्यवसाय किया करती थी। साथ में दूसरी कंपनी भी थी जो कि एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटी लिमिटेड के नाम से थी। तो साथियों इन दोनों कंपनी के बीच में आपस में एक एग्रीमेंट हुआ जिसमें जो एसएमसी ग्लोबल है वो प्रिंकिट रिटेल लिमिटेड में 2.5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी और बदले में उसको 2.5 लाख शेयर मिलेंगे। साथ ही ये इनके बीच समझौता हुआ और उसके बाद जब कुछ टाइम हुआ तो इन्हें पता चला कि ये जो आईपीओ लॉन्च होने वाला था वो नहीं हुआ किसी कारणवश, तो उनको जो शेयर मिलने वाले थे वो नहीं मिले। तो इसके अगेंस्ट में जो दूसरी कंपनी थी उसने लीगल नोटिस भेजा पहली कंपनी को और उसमें उसने डिमांड किया पैसे की और तो उसके सारे जो कंटेंट थे उसने डिनाई किया जो पहली कंपनी थी। इसके अलावा साथियों उन्होंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किया नई दिल्ली राजेंद्र नगर में, जहां से वो फॉरवर्ड कर दी गई पुलिस थाने में, लेकिन वो दर्ज नहीं हुई। इसके बाद जो दूसरी कंपनी थी जिसने इन्वेस्ट किया था, जिसके 2.5 करोड़ रुपए डूब गए थे, उसने 30,000 कोर्ट दिल्ली में एक 156(3) के अंतर्गत प्राइवेट कंप्लेंट प्रस्तुत किया। आपको पता होगा जहां पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करती है वहां हमारे पास ये विकल्प होता है, जो पीड़ित पक्ष उसके पास ये विकल्प होता है कि वो 156(3) के अंतर्गत सीआरपीसी की धारा है वो मजिस्ट्रेट के यहाँ डायरेक्ट एप्लीकेशन फाइल कर सकता है और मजिस्ट्रेट उस पर कॉग्निजेंस लेगा, संज्ञान लेगा, या तो खुद कॉग्निजेंस लेगा या तो फिर वो थाने को आदेशित करता है कि आप इस पर जांच करके बताइए। साथ ही ये 30,000 कोर्ट में फाइल किया। इसके अलावा उन्होंने एक और भी कंप्लेंट फाइल किया था सेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट के अंतर्गत। अब साथियों इसके अलावा जो तीसरा काम उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कलकत्ता में उन्होंने एक थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी और जो दूसरी कंपनी थी उसने जो
एप्लीकेशन दिया था उसमें जिस धारा के अंतर्गत एप्लीकेशन जो दर्ज करना था मुकदमा वो था 406, 409, 420, 120B और 34 के अंतर्गत। जब आप स्टोरी को समझिएगा, सबसे पहले तो जिस कंपनी का 2.5 करोड़ रुपए डूबा था उसने दिल्ली में उसने सबसे पहले तो केस फाइल किया, और उसके बाद उसी कंपनी ने क्या किया, कलकत्ता में भी वहाँ पे अपना ऑफिस दिखा करके वहाँ पर भी इस कंपनी के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया। अब यहाँ पे तो थाने में मुकदमा दर्ज भी हो गया, और जो थाने में मुकदमा दर्ज हुआ कलकत्ता में वो साथियों 406, 420 और 120B के अंतर्गत दर्ज किया गया। लेकिन साथियों जब पुलिस ने जांच किया तो मामले में पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी। इसका मतलब ये होता है जैसे मान लीजिए किसी भी केस में पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है, FIR दर्ज कर लिया है और उसके बाद जब पुलिस उस मामले की इन्वेस्टिगेशन किया तो इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को ऐसा पता चला कि जो हमने FIR दर्ज किया था वो सही नहीं है, उसके जो फैक्ट हैं वो गलत हैं, तो पुलिस उसमें क्या करती है, क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत कर देती है। इसका मतलब कि पुलिस मामले में, जिसको कई बार हम लोग आम भाषा में इसको खात्मा भी कहते हैं कि पुलिस ने मामले को ख़त्म कर दिया है। लेकिन जब पुलिस ने इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत किया मजिस्ट्रेट के समक्ष कि इस मामले में मामला नहीं बन रहा है, ये सिविल काइंड ऑफ ऑफेंस है, तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट के समक्ष जो दूसरी कंपनी थी उसने प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल किया। इसका मतलब होता है साथियों कि जहाँ कहीं भी अगर पुलिस कहीं क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर रही है तो वहाँ पे जो कंप्लेनेंट होता है, जो फरियादी होता है, जो पीड़ित होता है, उसके पास ये विकल्प होता है कि वो उस रिपोर्ट को चैलेंज कर सकता है। यहाँ पे दूसरी कंपनी ने वही किया जिसके 2.5 करोड़ रुपए डूबे थे, उसने चैलेंज किया उस प्रोटेस्ट पिटीशन को और मजिस्ट्रेट ने कहा फिर से जाँच करिए, और उसके बाद पुलिस ने उसमें मुकदमा दर्ज कर दिया 406, 420 और 120B के अंतर्गत। अब साथियों इसके बाद जो पहली कंपनी थी जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था उसने क्या किया, उसने हाई कोर्ट में FIR क्वेसिंग के लिए पिटीशन फाइल किया। जब क्वेसिंग के लिए पिटीशन फाइल किया तो पिटीशन उसकी स्वीकार नहीं हुई और पिटीशन को नहीं माना गया, डिसमिस कर दिया गया कि यहाँ पे एब्यूज ऑफ प्रोसेस नहीं हो रहा है, यहाँ पे जो लॉ है उसका एब्यूज नहीं किया जा रहा है। तो इसके बाद जो पहली कंपनी थी उसने क्या किया, उसने इसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, जिसके परिणाम स्वरूप ये जो जजमेंट है वो जजमेंट मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप साथियों जब ये मामला पहुँचा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, सबसे पहले तो इस बात पे विचार विमर्श हुआ कि क्या पहला मुकदमा अगर दर्ज है तो दूसरा मुकदमा दर्ज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्योंकि इस वीडियो में आपसे ये चीज़ें शेयर इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपके यूज़ की नहीं है ये, क्योंकि इसमें बेसिकली मैं जो आपको शेयर कर रहा हूँ वो कि 406, 420 और 420B किस कंडीशन में लागू होता है और किस कंडीशन में अगर लागू कर भी दिया गया तो उसको आप क्वेस करा सकते हैं। तो मैं अपने मुद्दे पे आता हूँ जिसके लिए मैं आपसे ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं साथियों जो उसमें मुकदमा दर्ज किया गया वो किया गया है 406 का। 406 को जैसा हमने आपको बताया कि इंग्लिश में कहते हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और हिंदी में कहते हैं आपराधिक न्यास भंग। इसको साथियों इसकी जो डेफिनेशन है आप गूगल में पढ़ सकते हैं, आपने कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, उसमें मैं नहीं जाऊँगा। इसमें जो चीज़ मैं आपको वो चीज़ें बताऊँगा जो आपको आसानी से हो सकता है कि ना मिले। तो साथियों जो आपराधिक न्यास भंग है उसकी परिभाषा ये होती है कि जैसे मान लीजिए कि हमने आपको कोई प्रॉपर्टी, जैसे मैंने आपको ये पेन दिया कि आप इस पेन को मैंने रख लीजिए, अभी मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, मैं लौट के आऊँगा, मेरा पेन आप लौटा दीजिएगा। उसके बाद आपने क्या किया कि आपने जो मेरा पेन था इसको किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया और आपने बोला अरे वो पेन तो कहीं गुम गया, मेरे को जानकारी में नहीं है वो कहाँ गया। तो इसको कई जगह इसको अमानत में खयानत भी कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में इस धारा को अमानत में खयानत भी कहा जाता है, उस नाम से मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो साथियों आपराधिक न्यास भंग का मतलब होता है कि जहाँ कहीं हमारे और आपके बीच कोई एग्रीमेंट हुआ कि उसका हमें पालन करना चाहिए, लेकिन वहाँ पे हमारे मन में पहले से हमने डिसऑनेस्ट इंटेंशन से ही एग्रीमेंट किया था कि हमको किसी तरह से धोखा देना है, तो उस कंडीशन में 406 की धारा लागू होती है। लेकिन साथियों हमने कई बार देखा है कि पुलिस के पास अगर आप जाएंगे और आपके बीच किसी दूसरी पार्टी के दो लोगों के बीच एग्रीमेंट हुआ है, एग्रीमेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट की जो शर्तें हैं जहाँ उसका ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट हो, वहाँ सामने वाली पार्टी पहुँच जाएगी थाने कि हमको यहाँ पे 406 का मुकदमा दर्ज करवाना है। पुलिस कई बार दर्ज भी कर लेती है उसके अंतर्गत। तो अगर ऐसा है तो आप उसको क्वेस करा सकते हैं। तो साथियों मैं आपसे बता रहा हूँ कि 406 के मुख्यतः क्या इंग्रेडिएंट होते हैं और उन इंग्रेडिएंट में के लिए मतलब कि कौन कौन सा किसी बातें होनी चाहिए 406 के मुकदमे को दर्ज होने के लिए। आप स्क्रीन पे देखिएगा, मैं इसको एलेबोरेट करूंगा। साथियों जो पहला पॉइंट है, द एक्यूज मस्ट बी इंटरेस्टेड विद द प्रॉपर्टी और विथ डोमिनियन ओवर इट। तो साथियों इसका मतलब ये होता है कि साथियों जो आरोपी है उसके पास कोई ना कोई प्रॉपर्टी
होनी चाहिए या तो फिर उस पर उसका कंट्रोल होना चाहिए। साथ ही यहाँ पे मैं जिस प्रॉपर्टी का जिक्र कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी मतलब केवल ज़मीन नहीं है, प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल हो सकती है। प्रॉपर्टी कोई पेन भी हो सकता है, कोई चेक भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो इसका मतलब ये साथियों कि जो व्यक्ति आरोपी है, जिसको आप आरोपी बनाना चाह रहे हैं, उसके पास कोई ना कोई चीज़ तो होनी चाहिए जिसका हम दावा कर रहे हैं। दूसरा साथियों, द पर्सन सो इंटरेस्टेड मस्ट यूज दैट प्रॉपर्टी। इसका मतलब कि जो आरोपी व्यक्ति है उस प्रॉपर्टी को वो यूज कर रहा है, मीन्स कि जो भी चीज़ हमारी है जिसके खिलाफ हम शिकायत कर रहे हैं उसको कहीं ना कहीं वो यूज कर रहा है। तीसरा साथियों, द एक्यूज्ड मस्ट डिसऑनेस्टली यूज और dispose of that property or willfully suffer any other person to do so in violation of any direction of law prescribing the mode in which such trust is to be discharged। इसका मतलब साथियों कि हमारे कहीं लॉ में ऐसा बताया गया है कि उस व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। किसी न किसी लॉ में ऐसा बताया गया है कि आरोपी को इस प्रकार से एक्ट करना चाहिए लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अगला पॉइंट है एनी लीगल कॉन्ट्रैक्ट मेड टचिंग द डिस्चार्ज ऑफ सच। अगर मान लीजिए उनके बीच कोई एग्रीमेंट भी हुआ है जो ऐसा परफॉर्म करने के लिए उस व्यक्ति को बोलता है लेकिन उसने नहीं किया। तो साथियों, अगर मैं आपको बताऊं कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि 406 के लिए केवल एग्रीमेंट और एग्रीमेंट का ब्रीच हुआ तो अब 406 लागू नहीं होगी। जो शर्त हमने आपको बताया कि पहली बात तो कि वो जो व्यक्ति है उसको यूज कर रहा हो, दूसरा ये है कि उसने उसको अपने कब्जे में ले लिया हो, तो इस प्रकार से वहाँ पे धारा 406 लागू होगी। और इसके अलावा साथियों जो इसमें जो दूसरी धारा लगी थी वो थी 420। अब साथियों एक वीडियो हमने और भी बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि 420 जहाँ धारा होती है वहाँ पे 420 में होता है चीटिंग। तो चीटिंग की जो डिफिनीशन है वो दी गई है 415 में। तो मैं 415 में जो डिफिनीशन दी गई है मैं डिफिनीशन की बात नहीं करूँगा, मैं फिर से आपको इसके इंग्रेडिएंट बताऊँगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो कि मैच करने चाहिए, जो कि उस केस में होने चाहिए, तभी 420 की धारा दर्ज हो सकती है। तो 420 के लिए जैसा मैंने आपको बताया कि 415 में जो बताया गया है उसके इंग्रेडिएंट मैच होना चाहिए। अब साथियों आप देखिएगा स्क्रीन पे कि 415 के क्या क्या इंग्रेडिएंट है। साथियों जो पहला है डिसेप्शन ऑफ एनी पर्सन, मतलब कि आप किसी व्यक्ति को धोखा दे रहे हैं। दूसरा है कि फ्रॉडेंटली और डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग दैट पर्सन टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी टू एनी पर्सन। किसी व्यक्ति को आप ऐसा करवा रहे हैं, ऐसा धोखा दे रहे हैं कि वो अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे व्यक्ति को दे। साथियों यहाँ पे मैं जो प्रॉपर्टी का जिक्र कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी का फिर से कह रहा हूँ कि आप केवल जमीन को मत समझिएगा, यहाँ पे कोई भी चीज़ें हो सकती हैं, उसका मतलब प्रॉपर्टी है। तो अपना वो चीज़ किसी दूसरे व्यक्ति को दे दे या फिर उसको इस प्रकार से ऐसा कुछ कर देता है कि वो उसको उससे कंसेंट ले लेता है कि उसकी जो प्रॉपर्टी दूसरे व्यक्ति के पास रहेगी। और जो तीसरा है साथियों कि इंटेंशनली इंड्यूसिंग दैट पर्सन टू डू और इमिट टू डू एनीथिंग विच ही वुड नॉट डू और ओमिट इफ ही वेयर नो सो डिसीव्ड एंड विच एक्ट omission cause or likely to cause damage or harm to that person in body, mind, reputation और property। साथ ही यहाँ पे आप समझिएगा कि यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जहाँ पे वो व्यक्ति, मतलब यहाँ पे जो आरोपी है, आरोपी जिस व्यक्ति को धोखा दे रहा है उस व्यक्ति से ऐसा कृत्य करवा रहा है कि जिसकी वजह से ऐसा वो कर रहा है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये भी है जो आखिरी लाइन में बताई गई है कि अगर आरोपी उसको धोखा नहीं देता, उसको अगर लालच नहीं देता, तो जिस व्यक्ति को नुकसान है, जो पीड़ित व्यक्ति वो ऐसा नहीं करता। मतलब आप समझ गए होंगे कि उसके प्रलोभन में, उसकी बात में आकर के, उसके कहने पर ही वो व्यक्ति ऐसा कर रहा है, अन्यथा वो व्यक्ति ऐसा नहीं करता। तो उस कंडीशन में ये धारा लागू होती है। चीटिंग जो है उसके इंग्रेडिएंट है ये। अब साथियों इसी प्रकार से एक जजमेंट है, वो इम्पोर्टेंट जजमेंट है, ये सुप्रीम कोर्ट का ही है। ये है प्रोफेसर R.K. विजय सारथी एंड अदर्स वर्सेस सुधा सीतारामन अदर्स के नाम से है। साथियों इसमें बताया गया कि 420 के क्या क्या इंग्रेडिएंट हैं। मैं आपको जजमेंट इसलिए बता रहा हूं साथियों कि अगर कल को आप कोर्ट में प्रस्तुत होते हैं या फिर कोर्ट में किसी चीज़ को आप लेकर के जाते हैं, आप उसको चैलेंज करते हैं धाराओं को, तो आपके पास कम से कम इतना मटेरियल हो, इतने सारे फैक्ट हो कि आप उस चीज़ को बार बार जजमेंट के माध्यम से उसको प्रस्तुत कर सकें और जज को समझा सकें कि देखिए अलग अलग जजमेंट में इस तरीके से बातें बताई गई हैं। अगर ये इंग्रेडिएंट मैच नहीं कर रहे हैं तो 420 की धारा नहीं लगेगी। तो साथियों इसमें जो जजमेंट में बताया गया है, इसमें साथियों जो बताया गया है कि 420 के लिए क्या क्या चीज़ें होना आवश्यक है। तो साथियों इसमें जो सबसे पहले जो बात बताई गई है जजमेंट में कि ए पर्सन मस्ट कमिट द ऑफेंस ऑफ चीटिंग अंडर सेक्शन 415। मतलब कि हमने जो आपको अभी बताया था कि जो 415 के जो इंग्रेडिएंट हैं वो सारे मैच होना चाहिए। ये जो अपराध है 420 के अंदर वो 415 के अंदर कवर होना चाहिए, पहली शर्त ये है। दूसरा है साथियों द पर्सन चीटेड मस्ट बी डिसऑनेस्टली इंड्यूस्ड टू डिलीवर प्रॉपर्टी टू एनी पर्सन। जो व्यक्ति किसी व्यक्ति को धोखा दे रहा है, मीन्स कि जो आरोपी है वो
पीड़ित व्यक्ति से उसकी प्रॉपर्टी या फिर कोई भी चीज़ दूसरे व्यक्ति को दिला दे रहा है या फिर उसको ऐसा करने के लिए वो प्रलोभन दे रहा है। दूसरा पॉइंट है कि मेक, अल्टर और डिस्ट्रॉय वैल्यूएबल सिक्योरिटी। वो व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को इस प्रकार से लालच दे रहा है, इस प्रकार से धोखा दे रहा है, इस प्रकार से बात कर रहा है कि सामने वाला व्यक्ति कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी को चेंज कर दे रहा है या फिर बना दे रहा है या फिर उसको नष्ट कर दे रहा है या फिर उससे कहीं इस प्रकार से कोई साइन करा रहा है या फिर इस प्रकार से कोई और भी ऐसा कोई एक्ट कर रहा है कि कैपेबल ऑफ बीइंग कन्वर्टेड इनटू वैल्यूएबल सिक्योरिटी की, मतलब उसके किसी एक्ट से उस चीज़ का महत्व घट जाए या बढ़ जाए, जिसकी वजह से सामने वाले व्यक्ति को नुकसान होता है। अब साथियों, जो नुकसान होता है वो नुकसान किसी भी प्रकार से हो सकता है, जैसा कि 415 में बताया गया है कि उसकी बॉडी को, माइंड को, रेपुटेशन को, प्रॉपर्टी को। तो इस हिसाब से अगर उसको कहीं भी कोई नुकसान हो रहा है तो वहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि वहाँ पे 420 की जो धारा है वो लागू होगी। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ज़्यादा विस्तार से अगर मैं बताऊँगा तो वीडियो और भी लंबा हो जाएगा।